हाँ जी, इन्वेंट्री के अंदर हमने जो चीजें अभी तक सीख ली हैं, एक इन्वेंट्री की डेफिनेशन। अब इन्वेंट्री की डेफिनेशन में क्या आता है, एक तो ये इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। दूसरी बात होता है कि अगर रिटेलर है तो रीसेल पर्पस के लिए जो वो इन्वेंट्री खरीदेगा उसे हम इन्वेंट्री बोलेंगे। रीसेल पर्पस के लिए अगर कोई चीज खरीदेगा उसे हम इन्वेंट्री बोलेंगे। इस्तेमाल करने के लिए जो कोई चीज खरीदेगा हम उसे एसेट बोलते हैं। अगली बात, अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो उसके पास 3 टाइप की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स। फिर हमने समझा कि जब पहली दफा इन्वेंट्री रिकॉर्ड की जाती है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है। पहली दफा इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती है और कॉस्ट के एलिमेंट में क्या आते हैं, परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस इंश्योरेंस इन ट्रांजिट प्लस एलसी चार्जेस, और भी फर्दर एक्सपेंसेस आ सकते हैं जो कि उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। उसके बाद हमने देखा कि सब्सिक्वेंट किसके ऊपर रखते होते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, अब एनआरवी की डेफिनेशन है कि फ्यूचर सेलिंग प्राइस लेस एनी सेलिंग एक्सपेंसेस या रिपेयर एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेक इट फॉर सेलेबल कंडीशन। फिर हमने कहा कि जनाब उसको ना आइटम बाय आइटम करते हैं, सिमिलर नेचर के अगर सारे हों तो हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं, बट अगर डिफरेंट नेचर के होंगे तो हम उनको अलग अलग उसकी एनआरवी कंपेयर किया करेंगे। फिर उसके बाद हमने सीखा कि अगर रॉ मटेरियल भी हो और फिनिश गुड्स भी हो, तो रॉ मटेरियल की जो इन्वेंट्री हमने रखनी होती है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, वो तब रखते हैं जब फिनिश गुड्स की एनआरवी कम हो। अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी ज्यादा है ना तो मटेरियल को भी राइट डाउन नहीं करते। ओके होगी बात। अब उसके बाद आपने कुछ जो क्वेश्चन आपको दिए थे उसमें एक दो कॉन्सेप्ट, एक एनआरवी लॉस का कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जांपल एक कहा था कि ना करना। एनआरवी लॉस तो आपको पता है कि अगर आप जब भी अपना स्टॉक एनआरवी पे रखोगे एनआरवी लॉस आएगा। अगर स्टॉक अपना कॉस्ट पे रखोगे तो फिर लॉस है ही नहीं। मतलब आपने 10 रुपए का स्टॉक खरीद के रखा, अब ये 8 रुपए का बिक सकता है, 2 रुपए का तो आपको लॉस हो गया, बड़े बड़े स्टॉक के ऊपर लॉस हो गया। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको लॉस की इंडिकेशन है, देखिए ये स्टॉक बिका नहीं है अभी, बिकेगा तो 8 रुपए देगा। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको लॉस के बारे में डाउट भी है ना तो भी रिकॉर्ड करो। इनकम जब तक हो ना जाए तब तक रिकॉर्ड नहीं करते, और लॉस डाउट भी हो ना तो भी रिकॉर्ड करते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो भी डाउट होता है, और ये भी डाउट है, हो सकता है ये 11 रुपए की भी बिक जाए, लेकिन अभी डाउट है कि ये 8 रुपए ही रिकवर हो सकते हैं। तो 2 रुपए का क्या होता है, एनआरवी लॉस। ठीक होगी बात। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि हम स्टार्ट ही कर देते हैं, कि आपके पास ना एक इन्वेंट्री है, आपने खरीदी है 2001 के अंदर या 2019 के अंदर। कितने की इन्वेंट्री खरीदी है आपने, 500 रुपए की, और आपको लगता है ये बिक जाएगी 800 रुपए की। ये क्या चीज होगी, उसकी कॉस्ट, और ये क्या होगी उसकी एनआर। फिलहाल हम कहते हैं खर्चे खुर्चे माइनस करके नेट वो कितने की बिक जाएगी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये उस इन्वेंट्री के ऊपर होता है जो गले पड़ जाती है। गले पड़ने वाली इन्वेंट्री किसे कहते हैं, कि आपने वो सेल नहीं हो रही। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो छोटे मोटे बिजनेस है ना, ये पेरिशेबल गुड्स होती है, ये जल्दी बिक जाती है, लेकिन जो ड्यूरेबल नेचर की चीजें होती है ना उसमें वाकई ऐसा हो जाता है। बाद में एग्जांपल भी देता हूं। 2020 आया, हमारी वही इन्वेंट्री है 500 वाली, हमने देखा कि अब ना इसकी थोड़ी सी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, या तो इन्वेंट्री पुरानी हो गई या कोई और मसला हुआ, तो हमने कहा जनाब अब ये ना मार्केट के अंदर 700 रुपए की बिक रही है। 2021 वो इन्वेंट्री नहीं बिकी 500 वाली जो आपने 500 की खरीदी थी। अब आपने देखा कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है ना वो 450 हो गई। 2022 में भी वो नहीं बिकी,
और उसकी मार्केट वैल्यू 390 हो गई है। 2023 में भी नहीं बिकी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी जनाब? 350। अब मार्केट वैल्यू कम या ज्यादा कैसे होती है? एक तो उसकी हालत की वजह से, दूसरा गवर्नमेंट लॉ एंड रेगुलेशन की वजह से भी मसला आ जाता है। वैसे मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूं। सबसे बड़ी एग्जांपल, ये शॉपिंग बैग बनाने वाली मशीनें ना पहले बहुत ज्यादा चल रही थी, सारा कुछ हो गया तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी उनके ऊपर। अब शॉपिंग बैग बनेगी नहीं तो उसकी जो पहले वो चीजें बनाकर उसने बनाकर रख ली है, अब उसकी मार्केट वैल्यू तो कम होगी। अगली गवर्नमेंट आई, उसने पाबंदी खत्म कर दी तो उसकी मार्केट वैल्यू फिर बढ़ गई। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। यहां पर लाहौर के अंदर ना ये जो एक तो ना ऑटो रिक्शाज, एक वो दूसरे रिक्शाज होते हैं जो बुए बारियां, मतलब वो खुले रिक्शे, कोई इसको चिंची कहता है, कोई चांद गाड़ी कहता है। अब जब मुशर्रफ की हुकूमत आई थी ना, आपने नाम तो सुना होगा लेकिन जब आप पैदा नहीं होंगे, मुशर्रफ की हुकूमत के अंदर ना उसने आते ही ना इन रिक्शाज के ऊपर पाबंदी लगा दी कि जी लाहौर के अंदर ना ये शोर करते हैं तो इनको निकाल दो लाहौर से। बहुत ज्यादा रिक्शा चलते होते थे तब, बहुत ज्यादा। तो अब लोगों के कारोबार थे, एक एक बंदे के पास 100 रिक्शा होते थे, वो अब किराए पे रिक्शा चलाते होते थे। अब हुआ क्या कि जैसी ही पाबंदी लग गई, अब लाहौर के अंदर सारे रिक्शा एक ही दफा खत्म। अब वो बाहर किधर भेजे? कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि अब तो लाहौर में तो पाबंदी लग गई। तो अब वो उनकी मार्केट वैल्यू ना डाउन हो, अब लोग खरीदने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर जैसे ही मुशर्रफ गया, पाबंदी भी खत्म, दोबारा फिर उनकी मार्केट वैल्यू अपनी असल हालत पे आ गई। तो ऐसा हो जाता है कि मार्केट वैल्यू कम भी हो जाती है, फिर मार्केट वैल्यू ज्यादा भी हो जाती है। तो हम भी उसी तरह से देखते हैं जी, 2024 के अंदर वो 500 वाली चीज की मार्केट वैल्यू 480 होगी। एक साल और भी कर लेते हैं, 2025 भी वही स्टॉक है। ऐसा कोई स्टॉक है कि बिक ही नहीं रहा, 6 साल हो गए, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू अब 510 हो। अब हम तो अकाउंटेंट है, उसका स्टॉक बिके ना बिके हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक है भाई उसका स्टॉक किस वैल्यू पे एसओएफपी के अंदर लिखना है, उसे कहां लिखना है? एसओएफपी में किस वैल्यू पे होना चाहिए, और वो होना चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो हम यहां पर देखते हैं कि जनाब उसने अपना क्लोजिंग स्टॉक किस पे रखेगा और कोई एनआरवी लॉस भी होगा या नहीं होगा। तो बताएं, सबसे पहले 2019 में उसका स्टॉक था 500 रुपए का कॉस्ट और वो बिक सकता था 800 का, तो किस पे स्टॉक लिखेगा? 500 पे। तो बताओ एनआरवी लॉस हुआ? एनआरवी लॉस तब होता है जब स्टॉक आप एनआरवी पे लिखते हो। अगर एनआरवी पे नहीं लिखोगे ना तो आपका स्टॉक एनआरवी लॉस नहीं आएगा। अब 2020 में किस पे लिखेंगे एनआरवी लॉस? फिर उसके बाद 500 से 450। अब आपने अपना स्टॉक किस पे लिखना है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। किस पे लिखना है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब क्या आपने हमेशा जब भी एनआरवी लॉस फाइंड करना है ना, किसको कंपेयर करते हो? स्टॉक लिख किस पे रहे हो और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। एक 500 वाला स्टॉक 450 पे लिख रहे हो, कोई फायदे वाली बात है या नुकसान वाली बात? कितना नुकसान? दैट इज एनआरवी लॉस। आपने उस स्टॉक का एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर लिया। आई कैप सवालों को घुमा सकता है, फिर ना कहना कि पता नहीं कहां से पेपर आ गया। घुमा सकता है वो सवालों को। वो आपसे कोई 2 सालों का डाटा दे सकता है। मैंने तो 4-5 साल ही है ना, उसे 2 सालों का डाटा दे सकता है। तो आप ध्यान से बात अगली सुननी है। 2022 में आ गए, स्टॉक वही है, कोई और स्टॉक नहीं है। 500 वाला स्टॉक, उसकी वैल्यू होगी 390। किस पे लिखेंगे? 390 पे लिखेंगे। एनआरवी लॉस है या नहीं? कितना है? 100 हो गया, 110। 60 रुपए लिखेंगे, क्योंकि 50 तो हमने पहले उसी स्टॉक का एनआरवी लॉस लिखा हुआ पिछले साल। अब वो स्टॉक 390 का हुआ है। इसका मतलब है हमने एडिशनल, यहां से देखें, पहले वो 450 का लिखा हुआ था,
अब वो 390 का लिखा जाएगा। पिछले साल उस स्टॉक को आपने किस वैल्यू में लिखा हुआ था? 490 में लिखा हुआ था ना। अब 490 से 450 से 390 पे आए हो, तो कितना स्टॉक एक्चुअल में काम किया? 60 रुपए का। लेकिन यहां पर कंपेयर करते हुए 110 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपने टोटल 110 होना चाहिए। आपका लॉस इन टोटल 110 होना चाहिए। अगर आपने पहले कुछ लॉस ना लिखा होता तो 110 होता। अगर आपने पहले 50 का लिख लिया है तो मजीद टोटल 110 करना है, तो कितना मजीद उस साल एनआरवी लॉस लिखोगे? 60। अब पेपर में सवाल कैसे आएगा? वो कहेगा बताओ कि 2022 का एनआरवी लॉस कितना है, हर बंदा कहेगा जी 110, तो गलत। अगर वो पहले लॉस लिख चुका है, उसके बाद दोबारा भी लॉस आया है, तो डिफरेंस लिखना है, सारा नहीं लिख। कहता है सपोज पिछले साल जी 50 का लॉस था, एनआरवी लॉस, इस साल जनाब हमने लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी के तो 110 का फर्क आ रहा था, तो हमने कहा अच्छा जी 50 का तो पहले लिखा जा चुका है, 60 का हम और लिख देते हैं, इन टोटल कितना हो जाएगा? 100। अब और देखिए 2023 में 350। अब ओवरऑल कितना डिफरेंस आ रहा है? ओवरऑल 150 का, लेकिन 110 का तो पहले लिखा जा चुका है, 50 का 2021 में, 60 का 2022 में, और अब हमने कितना लिखना है? गॉट इट? उसके बाद अब मजेदार बात आ गई। नेक्स्ट हमने अब टोटल लॉस कितना लिखा हुआ है? टोटल 150 इन टोटल, और जो एंड वाला होता है ना वो इन टोटल होना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पर अभी मैं किस पे लिखूंगा? 480। कितना लिखा मैंने? अब मुझे पता है इन टोटल एनआरवी लॉस कितना होना चाहिए? 500 और 480 कितना होना चाहिए? 20 का। एनआरवी लॉस कितना होना चाहिए? मैं कितना लिख चुका हूं? 150 का। 130 रिवर्सल, 130 रिवर्स कर देंगे खत्म, क्योंकि अब हमारा लॉस ही 20 का रह गया, और मैं कितने का लिख चुका हूं पहले? 150 का। होना कितना चाहिए? 20 का। तो क्या करूंगा? अगर मैंने पहले कम लिखा हुआ है तो मजीद लिख दूंगा, अगर पहले ज्यादा लिखा हुआ है तो मैं रिवर्स कर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट है रिवर्सल ऑफ राइट। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? रिवर्सल। मतलब अगर आपने पहले कोई एनआरवी लॉस लिखा हुआ है, बाद में वो एनआरवी लॉस बेहतर हो गया काम, तो क्या कर देंगे? जितना रिवर्स होना है वो रिवर्स कर देंगे। अब ओवरऑल अब इसको प्लस माइनस करके देखें तो आपका डिफरेंस 20 का ही आ रहा होगा। चेक करके देखें। इन टोटल उतना होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। 500 का 510 किस में लिखोगे? 500 पे। लेकिन आपने तो 20 का रिवर्स लिखा हुआ है। लॉस सॉरी एनआरवी लॉस कितना हुआ? 0। तो क्या आपका 0 है? पहले आपका तो 20 का लॉस आ रहा है, तो 20 का लॉस रिवर्स कर दो। एक होता है एनआरवी लॉस, एक होता है रिवर्सल ऑफ एनआरवी लॉस। इन दोनों में पहले सोचो। 2025 में तो कोई लॉस नहीं था ना, लेकिन आपने तो 20 का लिखा हुआ है, तो पहले उसी इन्वेंट्री का लिखा हुआ है ना लॉस। जो इन्वेंट्री आपके पास मौजूद थी पिछले साल, उसका एक एनआरवी लॉस आपने 20 का लिखा हुआ है। आज वो इन्वेंट्री बेहतर हालत में है, वो अपनी वैल्यू से ज्यादा की बिक सकती है, लॉस नहीं होना चाहिए, इन टोटल भी नहीं होना चाहिए। तो उसका अगर लॉस को लिखा हुआ है रिवर्स कर दो, खत्म कर दो। इन टोटल क्या होना चाहिए? जितना एंड वाला आंसर है। इन टोटल कितना होना चाहिए इनका? 0। लेकिन अगर इन टोटल करोगे तो अगर यहां पर मैं 0 लिखता हूं तो इन टोटल तो 20 आ रहा होगा। इन टोटल कितना होना चाहिए? नील। अब चेक कर दो, इन टोटल नील आ गया। देखिए दोबारा सारा दोबारा बताता। हाँ जी, अब व्यू ओके है। अच्छा, ये दो डिफरेंट इन्वेंट्रीज नहीं है, एक ही इन्वेंट्री है। और ये ज्यादातर पता है किस बिजनेस में होता है? ये ज्यादातर रियल एस्टेट के बिजनेस में, क्योंकि बाकी कोई इतनी इन्वेंट्री नहीं होती। रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि बंदे ने घर बनाया, आजकल के हालात में ऐसा है, यानी जब से ये रियल एस्टेट का बिजनेस, जब महंगाई ज्यादा होती है ना, तो लोगों के पास पैसे नहीं होते घर खरीदने के लिए या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आजकल लोग, ऐसे दोस्त मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं यार वो 4 साल पहले घर बनाया था, अभी तक नहीं बिका। अब ऐसा भी पहले होता था कि वो 1 साल में 4 घर बेच रहे थे, और अब ऐसा भी है 4 साल में एक भी घर नहीं बिक रहा। तो ये ना एक अजीब स्ट्रक्चर है अल्लाह ताला का, ये अल्लाह ही जानता है।
हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और ये निज़ाम कुदरत कमाल की चीज है। कोई पहले सुनते होते थे अल्लाह वही एक हस्ती है जिसने शाह को गदा और गदा को शाह, और हमने आंखों से देखे हुए शाह को गदा बनते और गदा को शाह बनते। अब आप देखेंगे ये जो लोग यूट्यूब से कमाते, अगर उनकी आप पुरानी लाइफ देखें, 10 साल पुरानी लाइफ देखें, तो ऐसे थे, वो मुसल्ली थे। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, नहीं, उनकी बात कर रहा हूं कि जो पहले कुछ नहीं थे, अब उन्होंने, ये अल्लाह का ही निजाम है। और कुछ किए बगैर, यानी कुछ ये नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मेहनत बड़ी की होगी उन्होंने अपने चैनल पे, लेकिन उसका ताल्लुक एक प्रोफेशनल लाइफ से नहीं है। अल्लाह ने उन्हें रंग दिया। और ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके लिए, मैं हकीकत में ऐसा है कि मेरे फैमिली में ऐसे लोग थे कि एक एक बच्चे के लिए 2-2 नौकर होते थे। अब वो खुद नौकरियां कर रहे हैं लोगों के पास। मतलब मैंने हकीकत उनके बारे में ऐसे कि आजकल वो लोगों के घरों में ड्राइवरी कर रहे हैं उनके बच्चे। और वो लोग होते थे कि अगर लाइट चली जाती होती थी उस जमाने में, तो उनके बारे में हम सुनते ही थे कि वो एक एक बच्चे के ऊपर वो जो पंखा जो हवा देने के लिए जो लोग होते थे, वो 3-3 होते थे नौकर एक एक बच्चे के लिए। मतलब 4-4 खानदान उनके पास एक एक घर के लिए नौकरियों पे होते थे। अब ऐसी हालत भी देखी है कि जिनके पास वो नौकरियों पे थे, अब उनके पास वो नौकरियां कर। तो ये निजाम कुदरत है। मैं तो इसमें, हाँ, मेहनत होनी, मेहनत है, मेहनत के अलावा भी कोई चीज है। एक मेहनत है, बिल्कुल वो है, लेकिन मेहनत के अलावा भी कुछ ऐसा है कि वो आप नियत कह लो या कुछ और कह लो, जो भी नियत भी पता नहीं क्या है, कि ये अल्लाह ने हर किसी को रूज देना होता है और बाद में उसको खत्म भी करना होता है। अब ये देख लें कि ऐसे लोग होते हैं, हम क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में सबसे ज्यादा जमीन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये जो ज़राई जमीन होती है ना, इसको इंपॉर्टेंस, जिसकी ज़राई जमीन ज्यादा है वो लैंडलॉर्ड जिसे कहते हो आप। तो अब ऐसा हमने निजाम कुदरत देखा है कि एक फैमिली है, एक नस्ल, जनरेशन है, 2 जनरेशन कह लो, वो जमीनें बनाते हैं, 100-100 एकड़ बना ली, 200-200 एकड़ बना ली। 3rd जनरेशन आती है, वो बेचना शुरू कर देती है, वो खत्म कर देती थी। अगली 2 जनरेशन जमीन को 0 कर देती, फिर 5वीं 6वीं जनरेशन फिर खरीदना शुरू कर देती है। मतलब ये हमने जो 2 जनरेशन को देखा है, अप एंड डाउन देखा है, तो कमाल। मैं कहता हूं कि ये ना कि जो निजाम कुदरत है ना, ये समझ से पाला है। तो हम मेहनत करो, कभी गरूर ना करो। कहते हैं ना, 3-4 चीजों पर गरूर कभी नहीं करना चाहिए। एक अपनी खूबसूरती पर, खूबसूरती भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसी खूबसूरत खवातीन को देखा जिनके हस्बैंड किसी ना काम के, शक्लो सूरत के लिहाज से, उसके बावजूद भी वो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते। लेकिन ये निजाम कुदरत है ना कि अल्लाह ने इतनी खूबसूरत लड़की, और मतलब कोई मैच भी नहीं, लेकिन फिर भी वो जो बदसूरत लड़का है उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। मतलब ये वो एक एहसास कमतरी की वजह से ये व्हाट एवर, लेकिन कोई मतलब ये चीजें ना सारी की सारी बंदे को, बस मैं कहता हूं कि हर वक्त आजिज बन के रहना चाहिए, वरना इंसान कुछ भी नहीं है। अगर आप में से, हमारे सीए के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ी शौकी क्या होती है हमारी, पेपर पास होना। सबसे बड़ा क्रेडिट हमारा यही है, पेपर पास होना। हमारी इज्जत बेइज्जती सब कुछ पेपर के साथ मुंसलिक है। अब मैंने अक्सर एग्जांपल देता हूं कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप आया, अब उनमें से कुछ लोगों ने 2 पेपर रखे कैफ के, कुछ लोगों ने 3 रखे, कुछ लोगों ने 4 रखे। तो एक स्टूडेंट ने 4 पेपर रखे, उसके चारों पास हो गए, और बाकियों ने 2 रखे, किसी का 1 पास हुआ, किसी ने 3 रखे, 2 पास हुए। जिसके 4 पास हुए उसने अगली दफा फिर 4 रखे, अब उसके 3 पास हो गए, 1 रह गया। बाकियों के किसी का 1 पास हुआ, किसी के 2 पास हुए। और वो जिसके 2 अटेम्प्ट में 7 पेपर पास हो गए, अगली 4 अटेम्प्ट में उनका 1 पेपर नहीं पास हुआ। और इंटरेस्टिंग बात, स्टिल उसका वो पेपर रहता है, और बाकी जो 1-1, 2-2 पेपर पास कर रहे थे, इस टाइम वो फॉर्म में चले गए। तो ये बिल्कुल निजाम कुदरत है। मतलब अब देखे, चाहता तो वो एक पेपर क्या था, 7 पेपर उसने 2 अटेम्प्ट में पास किए, तो 1 पेपर उसके लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन ये एक निजाम कुदरत है। अब वो जो बच्चे, जो बेचारे, मैं उन्हें कहता था वो स्ट्रगलिंग है, उनको समझ कम लगती है, सारा कुछ था, वो उनको समझाता होता था
लेकिन वो जिसको समझाता था उनका सी इंटर हो गया और उसका अपना नहीं। तो मैं कहता हूं हाँ, मेहनत करनी चाहिए और उसके बाद थोड़ी सी शौकी भी मारनी चाहिए, एक हक बनता मेहनती इंसान का, लेकिन दिलो दिमाग से नहीं। दिखाने के लिए चाहे थोड़ा बहुत कर ले, लेकिन दिलो दिमाग से नहीं। दिलो दिमाग से ना, मैं कहता हूं कि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं बुरा पेपर करके आते हैं, पेपर पास हो जाता है, और कुछ लोग बहुत अच्छा पेपर करके आते हैं, उनका पेपर फेल हो जाता है, उन्हें खुद यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं कि हम इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब एक स्टूडेंट जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, मेरी स्टूडेंट है, उसने लास्ट टाइम पेपर दिया, उसका पेपर फेल हो गया। वो मेरे पास ही कहती, सर मैं इससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकती, तो फिर मैं सीए छोड़ देती हूं। फिर उसने 6-7 हजार रुपया देकर पेपर रीचेक करवाया। आई कैप ने जो कमेंट्स भेजे, क्या लिखते हैं उसके अंदर, वो कहते हैं कि आपके सारे सवाल ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन 75% ठीक है। अगर 75% ठीक होता ना क्वेश्चन, कोई बंदा फेल नहीं होता। आई कैप अपने कमेंट्स में भी लिख रहा है, लेकिन फिर भी वो फेल है। और ये तो जिसने कमेंट्स लिखकर भेजे होंगे वो भी शर्मिंदा हुआ होगा कि ये कैसे लड़की फेल हो सकती, लेकिन फेल है। मतलब उसके पूरी क्लास में टॉप क्लास वो थी, पूरी क्लास उसने एक एक सवाल किया, सब कुछ किया, पेपर भी अच्छा हुआ। आई कैप भी कह रहा है तेरा पेपर अच्छा है, लेकिन रिजल्ट फेल है। तो ये सब चीजें ना खत्म है। बस साफ नीयत से मेहनत करो। मैं मेहनत करने के लिए इसलिए नहीं कहता कि आपका पेपर पास हो जाए, कभी भी नहीं। यकीन जाए, पेपर पास करने के लिए मैं मेहनत करवाता ही नहीं। मैं करवाता हूं आपको पढ़ने में मजा आए। जब आपको चीजें समझ लगेगी ना, बहुत मजा आता है, बंदा एंजॉय करता है, थकावट दूर हो जाती है। बस इसलिए मैं छुट्टी के क्यों खिलाफ हूं। अगर आप 2 छुट्टियां गालो ना, तीसरे दिन आपको समझ नहीं लग रही होती। ये नहीं कि आपका पेपर फेल हो जाएगा, 2 दिनों से पेपर थोड़ी फेल हो जाता है। पेपर पास होने के लिए वो तो अल्लाह ने पास करना होता है। लेकिन ये है कि अगर आप एक कंसिस्टेंट के साथ साथ चलते हो ना, तो आपको चीजें समझ आती हैं, आप घर में काम करते हो, आपको मजा आता है। वो मजे लेने के लिए हम मेहनत करते हैं। अदरवाइज जो पेपर फेल पास है ना, अब हमारे सामने ही है, कुछ बच्चों के बारे में आपको भी यकीन नहीं होगा ये कैसे फेल हो गए, तो कुछ के बारे में ये यकीन नहीं होगा ये पास कैसे हो गए, ये भी होता है। तो फेल पास ना, ये एक और चीज है, वो हमारी मेहनत सब कुछ से अलग चीज है। और मेहनत का सिर्फ ये बंदा मजा क्या होता है कि बंदा जो मेहनत कर रहा है ना, अल्लाह जब रिवार्ड देता है ना, तो बंदे को लगता है कि मैंने मेहनत करके रिवार्ड हासिल किया। वरना कोई बंदा कहता है कि अगर दुआएं ना करता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, अब दोबारा एक दफा सवाल देखें। सबसे पहले आपने 2019 में खान साहब की हुकूमत थी, आपने एक स्टॉक खरीद लिया 500 रुपए, आपने कहा जी 800 का बिक जाएगा। चलो आपने उसको किस पे वैल्यू पे रख लिया, 5। इसका मतलब है कोई लॉस उसके ऊपर नहीं, अगले साल भी कोई लॉस। अब 2021 में रजीम चेंज हो गया, लोगों ने कहा जनाब हालात खराब हो गए, खान साहब में और एस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई हो गई और चीजों की कीमतें खराब होना शुरू होंगी। 500 वाला स्टॉक अब मुझे लगता है कि 450 का भी शायद बिक जाए, तो मैं किस पे रखूंगा। अब कितना लॉस आ रहा है, अब फौरन मैंने सोचना है क्या इससे पहले भी तो कोई इसका लॉस नहीं है, क्योंकि मैंने इन टोटल 50 करना है। अगर पहले कोई 10-12 का लॉस होता, अगर 10 रुपए का पहले लॉस रिकॉर्ड होता तो मैं 40 रुपए और लिख देता। अगर 30 रुपए का पहले होता तो मैं, अब जरा इंटरेस्टिंग बात सुने, अगर पहले लॉस 60 रुपए का होता और ये 50 का होना चाहिए तो मैं 10 रिवर्स कर देता। पहले ज्यादा लॉस बुक हुआ है और लॉस अब मेरा कम आ रहा है तो रिवर्स करूंगा। अगर मेरा अब लॉस ज्यादा आ रहा है तो ऐड कर दूंगा, और अगर मेरा लॉस 0 आ रहा है तो पहले मैं देखूंगा कि लॉस है तो नहीं। अगर लॉस है तो खत्म कर दूंगा। अब आए जरा, आपने कहा जी पहली दफा पहले साल तो कोई लॉस था ही नहीं। अब आते थे 2022 में, हमने देखा कि भाई ये मेरे पास 500, 390, 390, 110 का लॉस आ रहा है। कितने का लॉस आ रहा है, 110 का। फिर सोचूंगा क्या मैंने पहले कोई लॉस लिखा तो नहीं हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है। इसका मतलब है मैंने जो टोटल 110 करना है, 50 का तो मैंने पहले लिखा हुआ है, तो और कितना लिख दूंगा। एक और तरीका, पहले भी एनआरवी पे लिखा था,
दोबारा भी एनआरवी पे लिख रहे हैं, उसका डिफरेंस भी 60 ही आएगा। कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे तो इन टोटल, और एनआरवी को एनआरवी के साथ कंपेयर करोगे तो फिर जितना डिफरेंस आ रहा है वही। अब आगे देखें, 500 से 350 पे आ गए, आपने कहा सर 150 का डिफरेंस आ रहा है। मैंने सवाल क्या पूछा, क्या पहले कोई लॉस है? आपने कहा हाँ जी पहले लॉस लिखा हुआ है। जी कितना लिखा हुआ है? 110। कितना लिखा हुआ है? 110। तो और कितना आ जाएगा फिर? और अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो भी 40। फिर मैं चला गया यहां पे, ये इंटरेस्टिंग है। अब मैंने चेक किया तो आपने कहा जी 20 का लॉस आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 का लॉस होना चाहिए इन टोटल। मैंने फौरन पूछा क्या पहले कोई लॉस है? उन्होंने कहा जी सर 150 का पहले है। होना कितना चाहिए? 150 का और 20 का, तो कम लॉस करेंगे ज्यादा? कम। तो पहले जितना ज्यादा लॉस है वो रिवर्स कर दें, ताकि आप यहां पर इसका टोटल करेंगे ना इस तरह का तो 20 ही आएगा। तो इन टोटल वो होना चाहिए जो लास्ट। अब यहां पर देख ले इस तरह से, 350 से आपका स्टॉक 480 का हो गया। 350 से स्टॉक कम हुआ ज्यादा हुआ, तो फायदा हुआ नुकसान? फायदा हुआ। तो आपने अपना जो पहले नुकसान रखा हुआ है ना वो रिवर्स कर दो। लास्ट आपने कहा जी भाई जीरो, लॉस जीरो होना चाहिए। फौरन मैंने पूछा क्या पहले लिखा हुआ है? हाँ जी लिखा हुआ है, 20 का रहता था, खत्म कर दिया। ठीक है, तो जब पहले लॉस लिखा हो बाद में इन्वेंट्री के हालात ठीक हो जाए तो उसे बोलते हैं रिवर्सल। और ये रिकॉर्ड कब करते हैं? कहते हैं जिस साल अक्कर हो ना उसी साल। जैसे 50 का लॉस आपने किस साल लिखा होगा? 2021 में। 60 का लॉस किस साल लिखा होगा? 2022 में। और 130 को रिवर्सल कब किया होगा? तो लॉ एनआरवी लॉस किस साल लिखा जाता है? जिस साल अक्कर होता है, जिस साल राइट डाउन होता है। और रिवर्सल कब किया जाता है? जिस साल वो रिवर्स होता है। ये जैसे मैं कहता हूं इन्वेंट्री को एक्सपेंस में कब लिखा जाता है? आप ये नहीं कहोगे कि जब खरीदी, अब क्या कहोगे? जब बिकेगी। तो बट एनआरवी लॉस या रिवर्सल क्या होता है? जिस साल अक्कर हुआ उसी साल रिकॉर्ड होता है। डन जी। 2025 में वो 500 की बिक गई है तो हमें लॉस आएगा कि 20 का? नहीं, वो जब बिक जाए ना उसका ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ। जब बिक जाएगा वो सेल होती है। ये उस स्टॉक की बात हो रही है जो आपके पास पड़ा हुआ है। जो बिक जाए हम उसकी बात ही नहीं करते, वो सेल की बात होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? एंड पे हमेशा जीरो को नहीं करेंगे। नहीं, ये तो हमने समझाने के लिए किया है। जो एंड पे जो सिचुएशन होगी, अगर आपका एंड ये था तो उस वक्त तो 50 का लॉस पड़ा होगा। हो सकता है आपका 2022 में भी तो एंड हुआ होगा, 2023 में भी एंड हुआ होगा। ये तो समझाने के लिए मैंने काफी सारे ईयर्स ले लिए। अब एक अगला कॉन्सेप्ट एक्सपेंस में जाएगा ना लॉस। हाँ, एक्सपेंस में एनआरवी लॉस एक्सपेंस में। और ये एक्सपेंस में लिखा नहीं जाता, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब कैसे? आप जब इन्वेंट्री को कम लिखते हो, इन्वेंट्री कम लिखोगे ना, वो खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाता है। आपको जब सपोज दैट आपने इन्वेंट्री 100 की बजाय 80 की लिखी, बताओ आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी ज्यादा? इन्वेंट्री आपने 100 रुपए की इन्वेंट्री थी, आपने 100 रुपए की बजाय उसको एनआरवी पे लिखा 80 रुपए का, तो आप क्लोजिंग स्टॉक की जगह 80 लिखोगे। खुद ब खुद कॉस्ट ऑफ सेल 20 रुपए से ज्यादा हो जाए, खुद ब खुद ज्यादा हो जाए। तो आपको अलग से एक्सपेंस नहीं लिखना पड़ता इसका। आप क्लोजिंग स्टॉक कम कर देते हो, वो खुद ही रिकॉर्ड हो जाता है। देखिए आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ये है नेट, बाकी कैरेज इन, परचेज डन, वो सब कुछ होता है, लेकिन ये ओरिजिनल यही फार्मूला है। ओपनिंग स्टॉक सपोज दैट 500 है, परचेज आपने की जनाब 4500 की, क्लोजिंग स्टॉक आ गई जी 6000, 600, बल्कि कर लें 1500 कर लें। बताओ कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई? कितनी? ये आपका एक्सपेंस है, ये इनकम है? कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है, कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है। अब हुआ ये, ओपनिंग स्टॉक 500, परचेज 4500, यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक खराब हो गया। क्या हुआ? जब खराब होता है तो क्या होता है? उसकी एनआरवी कम हो जाती है। मैंने कहा जी इस 1500 वाले की एनआरवी ना 1200 रुपए होगी।
कितनी हो गई? मैंने अब 1200 क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा। अब बताओ मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? अब मेरा एक्सपेंस कितना हो गया? हालांकि मैंने कहीं एनआरवी लॉस नहीं लिखा, मैंने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक कम किया। जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक कम करो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल पहले से ज्यादा होगा। वो खुद अब आपकी सेल में से पहले कितना माइनस हो रहा था? सेल में से 3500, अब कितना सेल में से माइनस होगा? 3800। तो आपका जीपी कम होगा ज्यादा? कम। क्यों कम हुआ? एनआरवी लॉस लिखने की वजह से। लेकिन आपने कहना सर मैंने तो, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है एनआरवी लॉस लिखा हुआ। वो किस में लिखा हुआ नजर आ रहा है? क्लोजिंग। ठीक होगी बात। अब चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2024। ठीक है। प्रैक्टिकली भला क्या होता है? प्रैक्टिकली ये होता है कि जिस साल आपका ईयर क्लोज हो जाता है ना, ऑडिट उसके बाद होता है। ऑडिट उसके बाद होता है। हम ऑडिट करने चले गए। ऑडिट कहां पर हो रहा होगा? दिसंबर 24 के बाद, जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर। हम मार्च पे खड़े हैं, ऑडिट कर रहे हैं। आप ही ऑडिट कर रहे हो 31 मार्च पे खड़े हो 2025, ऑडिट कर रहे हो स्टॉक का। अब स्टॉक के अंदर 1 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास। आपने उसकी हालत चेक की, 70,000 का स्टॉक बिल्कुल ठीक है। 70,000 का स्टॉक बिल्कुल ठीक है। उसकी कॉस्ट 70,000 है। हमने कहा ठीक है, ये तो 70,000 पे होना चाहिए। उसमें से 10,000 का एक स्टॉक है, उसकी हालत जार को ठीक नजर नहीं आ रही, और एक 20,000 का स्टॉक है, उसकी भी हालत जार ठीक नजर नहीं आ रही। हमने बुला लिया स्टॉक कीपर को, यार इसकी एनआरवी सही नहीं नजर आ रही, ये मुझे नहीं लगता कि असल कीमत पे बिक जाएगा। तो इसको आप ना 10,000 और 20,000 का ना लिखो, बल्कि किस पे लिखो? इसको लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। चेक करवाओ जरा इसकी एनआरवी। हम एक्सपर्ट बुलवा लेते हैं कि बताओ ये कितने का बिक जाएगा, कितना खर्चा आएगा बेचने के ऊपर। वो बता देता है कहता है ये वाकई आप सही कह रहे हैं, ये स्टॉक खराब हो गया था, ये भी खराब हुआ है। लेकिन उसने एक और बात भी बताई। कहता है ये स्टॉक खराब हुआ था 28/12/24 को, और ये स्टॉक खराब हुआ था 10 जनवरी 25 को। ठीक होगी बात। मैं ऑडिट कब कर रहा हूं? मार्च के अंदर। लेकिन ऑडिट किस साल का कर रहा हूं? 2025 का या 2024 का? 2024 का साल कब एंड हो गया था? अब मैं देखूंगा कि दिसंबर 2024 में अगर इन्वेंट्री खराब थी तो उसे लोअर लेना चाहिए। मतलब ये इन्वेंट्री कब खराब थी? इसका मतलब है 31 दिसंबर को इसकी हालत गुड है या डैमेज है? डैमेज है, तो मैं इसको लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे लूंगा। ये जो 20,000 है, ये तो जनवरी में खराब हुआ है। मैं ऑडिट कर रहा हूं, कर मैं मार्च में रहा हूं, लेकिन कर किस स्टेटमेंट कर रहा हूं? 2024 का। 2024 में इसका स्टेटस क्या था? गुड स्टॉक था। तो इस स्टॉक को मैंने लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे लेने की जरूरत है। इसको मैं एज इट इज, क्योंकि तब ये गुड कंडीशन में था, तब इसकी वैल्यू 20,000 थी, तो हम इसको 20,000 लिख देंगे। तो 26 में इसको डायरेक्ट हाँ, इसको अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो फिर जब 2025 का ऑडिट हो रहा होगा ना, उसमें उसको डैमेज, क्योंकि ये 2025 की इन्वेंट्री में चला गया। ठीक होगी बात। अब आ जाए, इस तरह का सवाल भी आपके पेपर में क्वेश्चन था, एग्जांपल। अब हमारे आपका यानी कॉन्सेप्ट जो बाकी थोड़े से है वो बाद में पढ़ाता हूं मैं। इन दोनों को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, इसके फौरन बाद, इसको भी फौरन बाद, इसको भी। ये 4 चीजें मैं सवाल करवाने के बाद। ये क्वेश्चन पढ़ लेना, मजा है ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। एग्जांपल नंबर 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं है। एग्जांपल नंबर 3 का भी कुछ ऐसा ही हाल है। एनआरवी हो गया, राइट डाउन पे आते हो तो गया, बस एक नजर। बल्कि यहां पर भी कुछ 2-3 बातें हैं इंपॉर्टेंट जो पेपर में आई हुई है। अब मैं आपको एग्जांपल भी करवा देता हूं जो बुक में है, और साथ ये भी करवा देता हूं। वो खुद ही कर हो गई है? कर लेंगे। नहीं 9 तक मैंने दिया था। चलिए अभी डिस्कस करते हैं। मैंने कौन सा सारा करवाना है, डिस्कस करना है।
और आपने दोबारा जो क्लास में डिस्कस की जाती है ना चीज, वो पूरी तरह समझ नहीं लगती होती, याद रखिए, क्योंकि आप लोग ना हाफ बॉयल होते हो उस टाइम, आज कच्चे पक्का, आधा दिमाग इधर होता है आधा इधर होता है। NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion। मतलब अगर वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कैसे कहते हैं, ये जो कैरेज इन है ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होती है। अब कहते हैं वो कैसे, भाई चीज खरीदने पे, सॉरी कैरेज आउट, कैरेज इन नहीं, कैरेज आउट। कैरेज आउट वो होती है कि मार्केट में, मार्केट तक ले जाने के पैसे, जब आपने बेचने के लिए किसी मार्केट में लेकर गया हो चीज को अपनी को, या अपने कस्टमर तक पहुंचाई है, उसे हम कैरेज आउट कहते हैं। या अगर चीज रिपेयर डैमेज हो गई है, उसको रिपेयर करवाने का खर्चा, लेस एनी एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। अच्छा, पेपर में ना आपने सवाल एक देखा होगा कि हमें ना रिकवरी चार्जेस इतने हैं, मतलब डेटर से पैसे इकट्ठे यानी रिकवर करने पे खर्चा आ जाता है, वो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होता। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब है बेचते वक्त, और डेटर से पैसे लेने का कहां, तो वो तो चीज बेच चुकी होती है पहले, आप तो पैसे रिकवर कर रहे हैं। द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मे और मे नॉट इक्वल टू फेयर वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन हाउ एंटिटी सेलिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पेपर में सवाल क्या आएगा, ये जो सेलिंग प्राइस है ना वो फेयर वैल्यू के बराबर होती है। द आंसर इज यस। ये फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर नहीं होती। द आंसर इज यस। क्यों, क्या लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस मे और मे नॉट इक्वल टू फेयर वैल्यू। हो भी सकती है, अगर वो कहता है सेलिंग प्राइस मस्ट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू, ये गलत स्टेटमेंट है। मस्ट नॉट बी इक्वल टू, ये भी गलत स्टेटमेंट है। मे और मे नॉट इक्वल टू। अब फेयर वैल्यू क्या चीज होती है, फेयर वैल्यू होती है जनाब उसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, सपोज दैट मैंने आपको ये पेन बेचना है ना, मैं आपको जानता हूं, बस आप एक मार्केट की टर्म्स है, आपने मुझसे पेन खरीदा, खत्म। जो सेलिंग प्राइस होती है इसमें दो तीन चीजें और भी हो जाती है। हो सकता है अगले जिसको हम चीज बेच रहे हैं वो हमारा जानने वाला हो सकता है हम उसको थोड़ी कम कीमत पे बेच रहे हो, तो वो फेयर वैल्यू तो ना हो ना, फिर उसकी वो फेयर वैल्यू हो सकता है जानने वाला है, हमने उसको थोड़ा ज्यादा पैसे में बेच दिया। मार्केट में तो ऐसा ही होता है ना। वो आजकल ना एक बड़ी वो सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई है, वो एक बंदा कपड़े खरीदने जाता है, तो जानने वाला होता है, तो वहां पर वर्कर बैठा होता है, तो वो कीमत पूछता है कि भाई ये कितने का कपड़ा है। वो कह देता है कि 10,000 का स्टोर है। वो कहता है यार ठहर जाओ, मेरा ना जानने वाला आ जाएगा, तो मैं जिसकी दुकान है वो आता है, वो कहता है यार बताओ ये कितने का है। वो कहता है वैसे तो हम 18,000 का देते हैं, आपको 15,000 का देते हैं। तो मतलब ये कि ये ऐसा होता भी है, प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जानने वाले की दुकान पे जाने नहीं चाहिए, क्योंकि वहां मतलब बार्गेनिंग भी नहीं कर सकता। अगर सपोजर वो आपको कह देता है यार मैं लोगों को तो 20,000 का देता हूं और आपको मैंने 15,000 का बेचना है, तो आप तो पहले क्या होगा जी 5,000 का, वो 5,000। हाँ, अगर आपने जाना है दुकान, जानने वाले के दुकान पे जाना है, तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च करो, अच्छा खासा मार्केट में फिरो, उसके बाद एक कीमत चेक कर लो, ओरिजिनल कीमत जो उसकी, हाँ बिल्कुल, सपोज दैट आपको लगता है कि भाई 8,000 रुपए के ऊपर मिनिमम ये पिक हमें मिल जाएगा, फिर जाओ जानने वाले। उसका क्योंकि पहला सवाल होता है यार जितने देने दे दे, चुप करके 7,500 दो आज, ठीक है। ताकि जाहिर सी बात है जिस बंदे से आपने बार्गेनिंग करके आ रहे थे उसमें भी तो अपना प्रॉफिट रखा होगा ना। तो अगर आपने जानने वाले से फायदा उठाना है तो उठा सकते हो, और अगर नहीं उठाना है तो वो फिर जाओ ही ना। हाँ जी, अब फेयर वैल्यू की डेफिनेशन भी है। अब पेपर में सवाल कैसे आएगा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। एक स्टेटमेंट आपकी ये है और दूसरी स्टेटमेंट आपकी ये है, और अगर उसने सही डेफिनेशन लिख दी तो आपने पहचान लेनी है, नहीं। अब फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट या पेड टू ट्रांसफर लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मतलब होता है रूटीन की जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, मतलब कोई जान पहचान वाली शायद बात नहीं है, ना ही हमें कोई मजबूरी है। जैसे सपोज दैट आपने, आपकी फ्लाइट है बाहर की और आपने अपना स्टॉक बेचकर जाना ही जाना है, तो फिर आप
थोड़ी सी कम कीमत पर भी बेच दोगे तो क्या वो फेयर वैल्यू है? नहीं। फेयर वैल्यू के लिए क्या होता है, एक सपोज है, दूसरी बात, जैसे मैं ये पेन सपोज मैंने 1000 रुपए का खरीदा, आपको नहीं पता कि ये 1000 रुपए का पेन है या कितने का। आपने मुझसे कहा जी मुझे इस पेन की जरूरत है, मैंने कहा मार्केट में 5000 का मिल रहा है, बताओ आपने लेना है तो बता दो, मैंने ऑर्डर किया है। तो आपने कहा चलो ठीक है मुझे 5000 का दे दो या 4000 का दे दो। वजह क्या थी? आप नॉलेजेबल नहीं थे। क्या नहीं थे? फेयर वैल्यू उन पार्टिसिपेंट के दरमियान में होती है जो दोनों पार्टीज नॉलेजेबल हो। ये तो फेयर वैल्यू ना हुई ना। फेयर वैल्यू कौन सी होती है? आपको भी पता चीजों की कीमतें क्या है, मुझे भी पता है चीजों की कीमतें क्या है, मार्केट में क्या चल रही है, उससे बोलते हैं फेयर वैल्यू। तो इसका मतलब है सेल जो मैं कर रहा हूं वो हो सकता है फेयर वैल्यू हो सकता है मैं आपको फेयर वैल्यू की ज्यादा पर भी बेच सकता हूं, कम पर भी बेच सकता हूं। इसलिए तो कहते हैं सेलिंग प्राइस मे और मे नॉट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू। अगर दोनों नॉलेजेबल पार्टीज है, जैसे आपको भी पता है ये पेन 1000 रुपए का है और मैं आपको कहता हूं जी 5000 दे दो, तो आपको फौरन कहेगा नहीं ये तो 1000 रुपए का तो पेन है, आप क्यों 5000 का दे रहे हैं। आगे देखें, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट नॉलेजेबल लोगों को कहते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब क्या है? आप भी मार्केट के बंदे हो, वो भी मार्केट का बंदा है। एक सेलर है और दूसरा बायर है, वो जिस कीमत पर राजी हो जाएं उसे क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू। अब आगे, एट द मेजरमेंट डेट का मतलब भी क्या होता है? उस दिन, हो सकता है अगले दिन कोई और फेयर वैल्यू हो, क्योंकि फेयर वैल्यू तो हर दिन चेंज होती रहती है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये जो बड़ी चीजें बल्क पे बिकती है ना, जैसे मैं डॉलर की बात कर रहा हूं, डॉलर भी तो सेल ही होता है ना, या गोल्ड की बात कर रहे हैं। आज आपने सोना खरीदा, हो सकता है उसकी फेयर वैल्यू कुछ और हो, 2 दिन बाद क्या उसकी फेयर वही वैल्यू रहेगी? चेंज हो सकती है, बल्कि सुबह और शाम को और ये भी चेंज हो सकती है। तो फेयर वैल्यू कब देखी जाती है? जिस दिन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो पेपर में सवाल आ सकता है, पहली बात, सेलिंग प्राइस मे आर मे नॉट इक्वल टू फेयर वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन हाउ एंटी सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसका तरीका कार वो किस तरह से बेचती है। फेयर वैल्यू क्या है? इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट। कहता है वो जो एसेट सेल करके या पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी। ऐसा भी तो हो सकता है ना, या तो आपने पैसे ले लेते हो या कोई लायबिलिटी पे करनी थी, आपने उसको चीज दे दी। इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट एट ईयर एंड मेजरमेंट डेट, इसको ही वो घुमा सकता है। और आपने सिर्फ डेट को नहीं देखना, मेजरमेंट को भी देखना है। सपोज दैट वो 5 तारीख को एक चीज बेचना चाहता है, तो जो 5 तारीख की फेयर वैल्यू होगी ना, वो उसकी फेयर वैल्यू। जिस दिन वो ट्रांजैक्शन करना चाहता है उस दिन की वैल्यू फेयर वैल्यू कहलाएगी। और वो कहां की वैल्यू? मार्केट की वैल्यू। चले जनाब, राइट डाउन फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। इनिशियली इन्वेंट्री आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, ये हमें पता है। इन्वेंट्री आर टू बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। द अबव फॉलोइंग इंप्लीकेशन, हाँ ये चीज है। इफ कॉस्ट इज लोअर नो एडजस्टमेंट इज नीडेड, ऐसा है। अगर कॉस्ट कम है तो हम कॉस्ट पे लिखते, कॉस्ट पे नहीं लिखते, पहले ही कॉस्ट पे लिखा होता है। हम कॉस्ट पे लिख नहीं रहे होते, बल्कि क्या होता है पहले ही कॉस्ट पे इस चीज लिखते हैं, नो एडजस्टमेंट इज नीडेड। इफ एनआरवी इज लोअर द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, अच्छा कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री क्या कहते हैं? उसकी वैल्यू को इज रिड्यूस्ड या राइट डाउन टू इट्स एंड द डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन पीरियोडिक सिस्टम ऑटोमेटिकली एज एन एक्सपेंस। ऑटोमेटिकली से कैसे मतलब वो जो क्लोजिंग स्टॉक कम करते हो ना, वो खुद ही एक्सपेंस हो जाता है। एक्सपेंस का क्लोजिंग स्टॉक कम करो ना, आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा करो, प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक कम करो, प्रॉफिट कम हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा करो, प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। जब कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई या ज्यादा हो गई, अभी हमने देखा था ना, वो 3500 से 3800 होगी कॉस्ट ऑफ सेल, वो 3800 जब माइनस होगा वो जीपी वैसे ही कम हो जाएगा। जी कौन सा? ऑटोमेटिकली वाला। देखिए वो कहता है कि अगर एनआरवी कम है तो आपने अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन करना है, एनआरवी पे लाना है, कम करना है। जब कम करेंगे तो पीरियोडिक सिस्टम, एक होता है परपेचुअल सिस्टम, वो हमने बाद में पढ़ना है। अभी पीरियोडिक सिस्टम के अंदर ना, वो जब क्लोजिंग स्टॉक कम लिखोगे वो खुद ब खुद ही एक्सपेंस हो जाता है।
आपने अलग से 200 या 300 नहीं लिखना, बल्कि जब क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आएगी मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो अलग से फिर एक्सपेंस नहीं लिखते। In practice of writing inventory below cost to NRV is consistent with the view assets should be not carried in excess of the amount expected to be realizable for this। ये क्या चीज लिखी हुई है पता है? ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। कहता आप अपनी इन्वेंट्री को उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं लिख सकते, इस तरह ओवरस्टेट हो जाएगा आपका। ऐसा रीजन हमने पढ़ ली थी, इन्वेंट्री डैमेज हो जाए, ऑब्सलीट हो जाए, सेलिंग प्राइस कम हो जाए, या कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन बढ़ जाए। यहां पर वो ये नहीं लिखता होता कंपेटिटर आ जाए, उसके सूरत में भी हो सकता है। आइटम बाय आइटम का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये भी हो गया था हमारा। मुझे बताएं एग्जांपल नंबर 4 ओके है? एग्जांपल नंबर 5 पे आ जाए। अच्छा हम ना बात हुई आ जाती है पेपर में ना, मोस्टली हम सवाल हल करके आते हैं, जिसका सबका सवाल जिसका पेपर बहुत अच्छा होता है और वो फेल हो जाता है। मतलब वो कौन फेल होता है? वो सारा पेपर सही करके आता है जो उसे आता होता है। वो ये देखते ही नहीं कि पेपर में पूछा गया, मतलब वो नहीं बता कर आता जो आई कैप ने पूछा है, वो बता कर आता है जो उसको आता होता है, और वो ठीक लिख कर आता है। अनफॉर्चुनेटली आई कैप ने वो पूछा नहीं होता। जैसे नॉर्मली इस एनआरवी के साथ पता नहीं क्या पूछते हैं आई कैप, वो पूछता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड। अब क्वेश्चन नंबर 5 में रिक्वायरमेंट तो देखो, कहता है कैलकुलेट एनआरवी। उसने सिर्फ एनआरवी पूछा है, ये नहीं कहा लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी बताओ। उसने क्या पूछा है? एनआरवी बताओ। और सिचुएशन भी 2 है, तो पहले ए सिचुएशन की एनआरवी फाइंड करते हैं। दिसंबर 2001 चिंटू कंपनी had 100,000 units of product A with the carrying amount rupees 400,000। carrying amount कहते हैं उसकी वैल्यू को। of this 20,000 units had been set aside for XYZ Limited in terms of the firm sales commitment at the rate of rupees 6 rupees। कहता है 20,000 यूनिट अलग करके रख दिए, जिसको हमने 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचना है। तो तैयब ये 20,000 यूनिट बिक गए? नहीं, ये हमारे पास पड़े हुए 6 रुपए का बिक जाएगा। द करंट सेलिंग प्राइस इज ₹4, लेकिन मार्केट में प्राइस क्या चल रही है? 4 रुपए। सेलिंग कॉस्ट ऑफ द 20,000 यूनिट्स इज ओनली 1,000। जो 20,000 यूनिट बेचोगे ना, उसके ऊपर 1,000 रुपए आपकी सेलिंग कॉस्ट आएगी। वेयर एज द नॉर्मल सेलिंग एक्सपेंस आर ₹1 पर यूनिट, और नॉर्मल क्या कितने देते हैं? 1 रुपया पर यूनिट। सबसे पहले हमने फाइंड करनी है एनआरवी। एनआरवी क्या होती है? एक तो होती है सेलिंग प्राइस, और उसमें से माइनस कर देते हैं सेलिंग एक्सपेंस, और हमारे पास आ जाती है एनआरवी। ऐसा ही है। और मैं तो कहता हूं कि यहां पर कर लेते हैं, यूनिट के साथ ही कर लेते हैं, सवाल जल्दी हो जाएगा। ये है टोटल एनआरवी। एनआरवी का यही फॉर्मेट होता है। सबसे पहले मुझे बताएं 1 लाख यूनिट है आपके पास? लेकिन मैं लेकर रहा हूं 20,000 80,000, मैं नहीं 1 लाख लिख रहा। चलो 1 लाख भी लिख देता हूं, ओके है? मुझे बताओ जो 20,000 यूनिट है वो किस कीमत में बिकेगा? 6 रुपए के हिसाब से। तो मैं लेकर दूं 120, ये किस कीमत में बिकेगा? 6,000 का, 6 रुपए का 1 यूनिट। तो मैंने 6 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये जो 80,000 है ये किस कीमत में बिकेगा? 4 रुपए का। 3,20,000 लिख दूं? ठीक है। अब ये यूनिट ही है ना? 1 लाख यूनिट है टोटल, और जिनकी कीमत है 4 लाख, कीमत उनकी 4 लाख। अब सेलिंग एक्सपेंस की बात करते हैं। ये जो 20,000 के एक्सपेंस हैं वो 1,000 है। वो मुझे पता है 1,000 टोटल है या पर यूनिट है? टोटल है। 6 रुपए का बिकता है स्टॉक, 1,000 रुपए पर यूनिट हमारा उसके ऊपर खर्चा आता है। बंद आधा सोया ना तो ऐसा हो जाता है, टेंशन। हाँ जी, नॉर्मल खर्चा
1 रुपए पर यूनिट, 80,000 एक यूनिट पर 1 रुपया खर्चा आएगा ना सेलिंग एक्सपेंस, तो 80,000 यूनिट के ऊपर 80,000। एनआरवी इनको माइनस कर लिखते, 1,19,000 और इसमें से इसको माइनस कर दे 2 लाख। लो जी हमारा जवाब। उसने पूछी ही एनआरवी है। अच्छा मैं ना कलर चेंज करके ना दूसरी चीज भी बता देता हूं आपको। अगर वो क्लोजिंग स्टॉक पूछता तो कितना होता, जवाब आपका आ गया जी। जो अगला काम है ना ये एडिशनल है कि हो सकता है पेपर में वो भी पूछ ले। कॉस्ट का भी एक कॉलम होगा। अब मुझे बताएं 4 लाख कॉस्ट थी 1 लाख यूनिट की, तो 1 यूनिट की कितनी कॉस्ट थी? 4 रुपए। तो 4 लाख 1 लाख यूनिट की कॉस्ट है ना, 1 लाख यूनिट की टोटल कॉस्ट, तो 4 लाख को मैं 1 लाख पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, अब आए जरा, ये जो 20,000 यूनिट है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 80,000। और 80,000 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3,20,000। और अगर मुझसे कोई क्लोजिंग स्टॉक पूछता तो मैं लिखता लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ये एनआरवी है, ये कॉस्ट है, इनमें से लोअर क्या है? 80,000। इसमें से लोअर क्या है? 2,40,000। और ये मेरा है क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इस सवाल के अंदर आपका सिर्फ यहां तक आंसर था बस। ठीक होगी बात? ये सवाल समझ लग गया? अब चलते हैं इसका बी पार्ट जो ना समझ आने वाला सवाल। रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, टेंशन ही लेनी। रिकॉर्डिंग को वैसे आजकल वैसे कुछ हुआ है। कल मैंने एक कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर रिकॉर्ड किया, पूरा रिकॉर्ड करने के बाद पता चला उसमें आवाज ही नहीं आ रही। उस वक्त फिर मैंने दोबारा उसको सेटिंग शूटिंग करके दोबारा रिकॉर्ड। अक्सर आप देखोगे तस्वीर रुक जाती है वो ना, जब ये कोई लाइट वगैरह का झटका झुटका होता है ना तो हम तो क्लास कैरी रखते हैं ना, तो वो उसी वजह से ना वो दोबारा रीस्टार्ट करना होता है, वो करते नहीं। तो रात में मैं दोबारा उसी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा था, अभी कोई 15-20 मिनट हुए लाइट चली गई। अब लैपटॉप तो ऑन था लेकिन वो चेहरे पे लाइट नहीं आ रही, वो दे रहा। फिर मैंने क्या थोड़ी देर सोचा, फिर मैंने कहा छोड़ो, मैंने वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ना सामने रख दी। मैंने कहा लेक्चर कैरी रखो। वैसे भी आपको पता है कि आवाज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जी। बी पार्ट पे आ रहे, वॉइस ओवर वो तो टाइम लग जाता है। वैसे ये बात ये थी कि वो सारा सोल्यूशन को मैं ऊपर समझा देता, सोल्यूशन किया हुआ, लेकिन ये ना तो ये आवाम ही ऐसी है, कहती है कि नहीं इसका समझ नहीं लगी। हालांकि होता क्या है, एक दफा ना मैंने प्रोजेक्टर पे पढ़ाना शुरू किया, इसके ऊपर मैंने कहा ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। बच्चे कहते समझ नहीं लगा जी। प्रोडक्ट बी, ये एक अच्छा सवाल था, ये बहुत ही अच्छा सवाल। सबसे पहले वो कहता है प्रोडक्ट बी, ये प्रैक्टिकली सवाल भी है हमारी जैसी कौम के लिए। हैज बीन प्लेस्ड इन अ वेयरहाउस विद लिटिल इंफ्रास्ट्रक्चर। लिटिल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रॉपर मैयर्स नहीं थे, मतलब कोई चीजें, मतलब जहां चीजें पड़ी हुई है ना वो ऐसा था कि नुकसान हो सकता है, यानी प्रॉपर चीजें नहीं है। With the little infrastructure, the factory manager informed the management on 15th of January. 15 जनवरी को मैनेजर की कॉल आ रही है, कहता है the entire warehouse and all the inventory contained therein with the carrying amount 9 लाख had been destroyed in a series of storms. कहता भाई 9 लाख का जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ था ना, बारिश आई सारा खराब हो गया, सारा ही वेयर हाउस भी गया और वो भी छत छुत गिर गई। कहता है द फर्स्ट स्टॉर्म हिट द वेयर हाउस ऑन 29th ऑफ दिसंबर। कहता पहले हुआ था तो कहता 70% स्टॉक हमारा खराब हो गया था। कहता ही एक्सप्लेन्ड, जब उसने ये कहना ना कि जी 70% स्टॉक खराब हो गया तो ये एक्सप्लेन करना जरूरी है। He explained the remaining inventory was quickly. काम चेक कर मैनेजर की। वो कहते हैं कि जैसे ही पता चला हमने उसको हायर ग्राउंड में रख दिया, थोड़ा और ऊंची जगह पे रख दिया, नीचे पड़ा हुआ था ना खराब हो गया। और मजे की बात है उसने किया नहीं होना, मजे किताबी बात नहीं है।
आपको पता है बारिशें चल रही हैं, तो आपको ये भी पता है कि यार थोड़ी और ज्यादा बारिश आ गई, आप जिस पे रख रहे हो वहां से भी खराब हो सकता है, तो कोई आपको मैयर ऐसे करने चाहिए। कहता बट फ्लड वाटर्स फ्रॉम द सेकंड स्टॉर्म ऑन द 5th जनवरी डिस्ट्रॉयड दिस टू। कहता दोबारा बारिश आई 5 जनवरी को, वो जो 30% बचा था वो भी जाया हो। He estimate that the entire inventory will be sold as scrap। कहता अब वो सारा जो 9 लाख का स्टॉक पड़ा है ना, वो भाई साहब 1 लाख का ही बिक सकता है। तो ये तो होगी उसकी एनआर। कॉस्ट कितनी थी? 9 लाख। लेकिन एक स्टॉक खराब हुआ 29 दिसंबर को, एक स्टॉक खराब हुआ 5 जनवरी को, और हम ऑडिट कर रहे हैं 31 दिसंबर का। हम ऑडिट किसका कर रहे हैं? इसका मतलब है 31 दिसंबर की अगर डेडलाइन को देखें तो तब 70% स्टॉक था, 30% गुड था। तो हमने जो गुड स्टॉक है उसकी एनआरवी गुड के हिसाब से देखेंगे, और जो बैड है, जो डैमेज है, उसको बैड के हिसाब से देखेंगे या डैमेज के हिसाब से देखेंगे। लेकिन अगर हमने 10 जनवरी को देखना होता तो फिर सारा ही स्टॉक खराब, और हम किस डेट को देख रहे हैं? 31 दिसंबर को। अब कहता है कॉस्ट टू सेल लगी जा रही है। अगर इसको कहता है कॉस्ट टू सेल एज अ स्क्रैप 1000, 1 लाख का हमारा स्टॉक बिकेगा और बेचने पे 1000 रुपए का खर्चा किया। ये सारे स्टॉक की बात कर रहे हैं। कहता था नॉर्मल सेल वैल्यू की अभी जो मैं बात कर रहा था किस्मत की, लेकिन आपके पास जब बंदा एस्टिमेशन लगाता है ना कि जी मेरा 9 लाख का स्टॉक है, मैं 15 लाख का बेचूंगा, 6 लाख बचत। अब क्या है? 1 लाख का बिकेगा और 1000 रुपए उसके ऊपर खर्चा भी आएगा, वो सारा गया काम। अभी द नॉर्मल सेल वैल्यू ऑफ द एंटायर इन्वेंटरी वुड हैव बीन 1500,000 एंड सेलिंग कॉस्ट वुड हैव बीन 10% ऑफ देयर ऑफ। अब क्या हम सारे स्टॉक की एनआरवी फाइंड करेंगे सेम तरीके से? 70% की अलग तरीके से और 30% की अलग तरीके से। पेपर में उससे हमसे क्या पूछा हुआ है? एनआरवी, ना कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो हम देखेंगे कि भाई हम अलग अलग कर लेंगे, 70% अलग, 30% अलग। पहले हम इसकी ना कॉस्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको वो स्टेप भी करवाना है ना, कॉस्ट वाला भी। अच्छा 9 लाख का टोटल स्टॉक है, बताओ उसका 70% कितनी कॉस्ट बनती है? 9 लाख का 70% और उसका 30% कितना बनता है? ये आपका स्टॉक है ओवरऑल। ओके, अब एनआरवी की तरफ चलते हैं। इसकी सेलिंग प्राइस क्या है? ये जो 70% स्टॉक डैमेज है, क्या वो भी 15 लाख का बिकेगा? वो कितने का बिकेगा? 1 लाख का। कितने का बिकेगा? 1 लाख मतलब 70,000। 1 लाख मतलब, ये किसी को पता चला? तो 1 लाख का तो पूरा डैमेज स्टॉक बिकेगा। हम तो 70% देख रहे हैं। जब उसने देखा था 1 लाख एंटायर इन्वेंट्री की वैल्यू है, ये जो 30% स्टॉक है, क्या ये भी 70,000 का बिकेगा? ये तो 15 लाख का बिकेगा। अब हम 15 लाख का 30% लेंगे। 15 लाख का, क्योंकि 15 लाख 100% स्टॉक की सेल वैल्यू है, और हम किसकी वैल्यू ले रहे हैं? 30% की। तो कॉस्ट भी 30% की, सेल वैल्यू भी। तो 15 लाख का 30% लिया, 4,50,000। ये इनकी सेलिंग प्राइस है। लेकिन जो गुड स्टॉक है 31 दिसंबर को, क्या वो भी 1 लाख का बिकेगा या वो 15 लाख के हिसाब से बिकेगा? तब तो वो खराब नहीं हुआ था, वो तो 5 जनवरी को खराब हुआ था। अब आ जाता है सेलिंग एक्सपेंस। वो कहता है जो डैमेज स्टॉक है ना, उसके ऊपर 1000 रुपया खर्चा आएगा। हम पूरा 1000 लेंगे, 70%। और इसका खर्चा कितना आएगा? 10% ऑफ सेल वैल्यू। 10% ऑफ, तो 4,50,000 का 10% लेना। एनआरवी आ गई। एनआरवी क्या होती है जी? जितने का सेल होगा माइनस सेलिंग एक्सपेंस। 70,000 में से 700 माइनस कर दो। 4,50,000 में से 45,000 माइनस कर दो। ये है एनआरवी जो आपके सवाल के अंदर उसने पूछा है।
उसने सवाल के अंदर एनआरवी पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं पूछा। और अब अगर आपसे वो क्लोजिंग स्टॉक पूछता तो क्या आंसर आता? ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक लिखा है ना, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। 6,30,000 कॉस्ट थी, 69,300 उसकी एनआरवी, तो किस पे लिखेगा? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट उसकी थी 2,70,000, एनआरवी थी 4,05,000, किस पे लिखेगा? अगर वो हमसे इसी बारिश वाला स्टॉक पूछता कि ये जो डैमेज स्टॉक है इसकी क्या कॉस्ट क्या लिखोगे या एसओएफपी के अंदर क्या वैल्यू लिखोगे, तो इन दोनों को प्लस करके बता दें, ठीक है। और अगर एनआरवी पूछेगा तो ये एनआरवी है, ठीक होगी बात। और कंपेयर हमेशा अलग अलग करना है, ये क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा किया था, अच्छा मुझे भूल गया था, वो मैंने आज लेक्चर भी शेयर कर दूंगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 ये मैंने करवा दिया, अभी आपने दोबारा कर लेना है जी। ये वो एनआरवी लॉस वाला है, रिवर्सल वाला। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 8 के बारे में बताएं, हो गया था वो, ये अलग अलग थे ना, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस। ये एग्जांपल नंबर 8 सबकी हो गई थी। एग्जांपल नंबर 9 पे आ जाते, ये भी अच्छी एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 9, हाँ कुछ लोगों का हो गया था, लेकिन कुछ लोगों को एक बात की समझ नहीं लगी, वो मैंने डिस्कस करनी है, एक बात ही डिस्कस करनी है बस। चीज केक लिमिटेड प्रोड्यूस चीज केक फॉर द लोकल मार्केट एट इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड 30th जून सितंबर 2005। जरा खामोशी प्लीज। इसका रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है? 3,20,000 का। मार्केट वैल्यू हैज डिक्लाइन टू ₹300,000 ओनली। 3,20,000 का आपका मटेरियल पड़ा हुआ था, अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी? 3 लाख। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कॉस्ट टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल से फाइनल, कॉस्ट टू कन्वर्ट किसे कहते हैं? जैसे आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा था, अब जाहिर सी बात है उसके ऊपर आपने कन्वर्जन खर्चा आएगा ना। कहते हैं इनटू फिनिश्ड गुड चीज केक इज ₹80,000, मतलब 3,20,000 का आपका रॉ मटेरियल पड़ा था और उसको कन्वर्ट करके वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें तो 80,000 रुपए का और खर्चा हो गया। इसका मतलब है जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या होगी? 4 लाख। 3,20,000 का रॉ मटेरियल खरीदा था, 80,000 उसके ऊपर। कैलकुलेट द एनआरवी ऑफ द रॉ मटेरियल and amount to be write off if any, assuming that once converted into finished goods the total inventory of cheesecake would have a sale value 4,80,000 और उसके ऊपर सेलिंग एक्सपेंस कितने आ रहे हैं? 40,000। भाई आपने करना क्या है, सबसे पहले उसी तरह से यहां पर लिख लो रॉ मटेरियल और यहां पर लिख लो फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल और यहां पर लिखो कॉस्ट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 3,20,000, ओके है। और फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है? आप कहेंगे सर ये 4 लाख कैसे है? भाई उसने खुद बताया है कि 3,20,000 का मेरा मटेरियल लगा है और 80,000 उसको कन्वर्ट करने में भी लगा, तो फाइनल प्रोडक्ट कितने में तैयार हुई? अब उसकी सेल वैल्यू, अब जो रॉ मटेरियल है उसकी सेल वैल्यू क्या है? 3 लाख। और कहता है ये जो है ना, ये कितने का बिक जाएगा फाइनल प्रोडक्ट? 4,80,000 का और 40,000 उसके ऊपर खर्चा आएगा, तो डायरेक्ट एनआरवी लिख सकते हो। 4,80,000 में से 40,000 माइनस कर दो, कितना? 4 लाख। ये कल वाला सवाल आ गया। बताओ मैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 3,20,000 और उसकी एनआरवी है 3 लाख, फाइनल प्रोडक्ट की 4 लाख और एनआरवी क्या है? 4,40,000। मैंने एक जिस बंदे से सवाल पूछूंगा वही जवाब देगा जी। सबसे पहले मुझे नूर आप बताएं कि इसके मैंने वैल्यू लिखनी है क्लोजिंग स्टॉक की। रॉ मटेरियल को किस पे लिखूं? 3,20,000 पे या 3 लाख पे? 3 लाख पे। और फिनिश गुड्स को किस पे लिखूं? 4 लाख। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास? एक मिनट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी
हमने पढ़ा था कि अगर जो फिनिश गुड की प्राइस ज्यादा हो ठीक। तो हम लोग सेलिंग प्राइस पे लिखेंगे, लोअर पे लिखेंगे। अगर इसकी एनआरवी ज्यादा है तो फिर हम इसको भी कॉस्ट पे लिखेंगे। अगर आपने फिनिश गुड्स की लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी नहीं बन रहा ना, तो फिर आपने रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पे लिखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक का फार्मूला आ गया 3,20,000 रॉ मटेरियल और 4 लाख फाइनल प्रोडक्ट। ये है आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी। ये बात समझ लगी? अगर क्लोजिंग स्टॉक, दोबारा सुने, अगर क्लोजिंग स्टॉक फाइनल प्रोडक्ट का उसकी एनआरवी ज्यादा है तो किस पे लिखेंगे? कॉस्ट पे। और फिर रॉ मटेरियल की चाहे एनआरवी कम है या ज्यादा है, हमने उसको भी कॉस्ट पे लिखा। अब अगली बात, अगर फिनिश गुड्स को एनआरवी पे लिखेंगे, किस पे लिखेंगे? एनआरवी। तो फिर रॉ मटेरियल को किस पे लिखेंगे? नहीं, फिर लिखेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। फिर किस पे लिखेंगे? दोबारा फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम है तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे लिखेंगे। फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम है तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे लिखेंगे। अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी कम है तो रॉ मटेरियल को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, फिर उन दोनों में से जो कम है उस पे लिखेंगे। क्लियर? Yes. अच्छा, आप ये ऐसा करते क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल को कोई रॉ मटेरियल की फॉर्म में थोड़ी बेचता है। इसका मतलब है रॉ मटेरियल में तो बिकना तो होता है फुल तैयार होके, तो जब फुल तैयार होता है तब तो वो एनआरवी ज्यादा दे रहा है। हमने 3 लाख उसको थोड़ी बेच देना, उसी हालत में थोड़ी बेचना है। अब दूसरा पार्ट देखिए, उसने बड़ा अच्छा बता दिया। सेम क्वेश्चन, अब यहां पर कितना है? 4 लाख और 4, इसकी एनआरवी कितनी आ गई? 3,60,000। अब यहां पर इसके इधर ही दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए रॉ मटेरियल ये वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू लिखनी है। अब देखिए इसको भी 3 लाख पे लिख रहे हैं, इसको भी 3,60,000 पे लिख रहे हैं। भला क्यों? क्योंकि आपको फिनिश गुड्स की एनआरवी कम है, तो अब रॉ मटेरियल को आप लिख सकते हो किस पे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, वरना इजाजत नहीं है। और आगे उसने एनआरवी लॉस भी लिख दिया। अगला काम तो चले जनाब, ये एनआरवी वाला फेज हमारा कंप्लीट हो गया और कल इंशाल्लाह हमने इसका एक नया फेज स्टार्ट हो जाएगा। नई तरीके, वो एक नई चीज होगी।